उसके जो जो पीड़ित हैं जिनको मिला है मुआवजा वो सामने उसके सबूत हैं। हाँ। तो इसलिए भ्रामक सूचना बिल्कुल आप मत दीजिए। तीसरी बात, हमारे वरिष्ठ साथी ने पेड़ कटान की बात करी, 40,000 पेड़ वहां कटे, 20,000 वहां कटे, 400 वहां कटे। मैं सहमत हूं उनकी बात से, उनकी जानकारी पुष्टि वो कर रहे हैं तो हो सकता है वो हुआ हो। लेकिन एक तरफ जब ढोंडियाल जी ने अपनी बात कही तो उस बात से समझ आता है कि पेड़ कटान जिन जिन जगहों पे बादल फटे वो कोई कारण नहीं था कि वहां पे पेड़ कटान की वजह से आपदा आई है। ये एक प्राकृतिक दृष्टि से जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर दिल्ली के अंदर जब जहां पे बेसमेंट के अंदर कोचिंग क्लासेस चल रही थी वहां पे पानी होने की वजह से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो तत्काल मुख्यमंत्री जी ने प्रिकॉशनरी मेजर्स पे यहां पे एक सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर इशू करा। इस बात से समझना होगा कि दिल्ली की हुई घटना को देखते हुए इस प्रदेश के अंदर तत्काल उन्होंने किस तरह से प्रशासन को दौड़ाया कि आप इस तरह के जितने कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, किसी तरह का बेसमेंट में कोई काम चल रहा है तो उस पर तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बुद्धिमत्ता इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाई, इसको हमें समझना होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे 2 राजनीतिक दल के हमारे वरिष्ठ और सम्मानित साथी बैठे हुए, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। मैं राजनीतिक दल के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि इस आफत की घड़ी में आपके कितने कार्यकर्ता, कितने नेता, कितने विधायक, कितने सांसद या कितने आपके ग्राम प्रधान इस राहत के काम में लगे हुए हैं? आपने इस बारे में कोई बात नहीं करी। मैं जवाब ले लेता हूं। मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो आप सवाल कर रहे हैं। एक और बात आखिर में मैं कहना चाहता हूं, जल्दी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनको ये बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो बार बार 2-3 डिबेट्स में हम बैठे तो उन्होंने इस बारे में बात की है। मैं उनसे सुनना चाहता हूं कि वो आर्टिकल्स में लिखते हैं कि पेड़ इतने कटे, ये कटा, वो कटा, क्या वो बता सकते हैं कि उनके द्वारा इस प्रदेश के अंदर कितना वृक्षारोपण किया गया है? कभी इन्होंने ये बात करने की कोशिश करी कि इस प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष इतने वृक्षारोपण किया जाता है? चलिए ठीक है। जो बातें पॉजिटिव हैं उसको पॉजिटिवली भी रखना चाहिए, कांग्रेस हमेशा नेगेटिव बात ही नहीं करना चाहिए। आपके सवाल का कांग्रेस से जवाब ले रहा हूं। आशीष नौटियाल जी, भाजपा ये कह रही है कि आप लोग सवाल तो उठा रहे हैं, आप लोगों के कितने नेता हैं जो कि इस वक्त, हालांकि आपदा प्रभावितों के बीच आज आपके नेता भी थे? देखिए, अच्छा है विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, सत्ता से नहीं पूछना चाहिए। ये जमाना बदल गया। एक समय था जब सत्ता से पूछा जाता था आप क्या कर रहे हो, क्योंकि सत्ता पे क्या होता है, पावर होती है, डीएम होता है, एसडीएम, सब पूरी पावर है, वो जो चाहे करे। पर यहाँ विपक्ष से पूछा जाता है तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं गया उस आपदा में। मतलब ये उल्टा ही जमाना आ गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ ऐसी सरकार आई जो विपक्ष से सवाल पूछ रही है। सवाल हमेशा सत्ता से होता है, विपक्ष से नहीं होता। भाई साहब बिश जी, इस बात को आपको समझना चाहिए। आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं हमने क्या करा, हम क्या वहां जाएंगे? आपके कैमरेमैन तो आपके पीछे घूमते हैं, आप करते एक को 100 दिखाते हैं, हमारे पीछे थोड़ी घूम रहे हैं कैमरामैन। हम क्या कर रहे हैं या हम यहाँ पे आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करेंगे? हम तो विपक्ष है। ठीक है, हम कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं। कमी अभी कह रहे हैं हमारे बुद्धिमत्ता मुख्यमंत्री। अरे बुद्धिमत्ता नहीं से नकलची बोलते हैं। जो वहां सुना यहाँ नकल, उन्होंने सुना वहां नदी, वहां पानी आ गया, चलो उत्तराखंड में बोल देता हूं, वहां नेम प्लेट लगा रही है। यूपी वाले ने कहा नेम प्लेट लगाओ, इन्होंने कहा यहां भी लगाऊंगा, उत्तराखंड में भी नेम प्लेट लगाऊंगा। फिर फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट की तो फिर साइड हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पर्दे लगा दो, तो इन्होंने नया फरमान सुनते पर्दे लगाने, मस्जिदों का ढक दो। ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, इन्हें दिखना नहीं चाहिए। तो ये नफरती काम बंद करो। ये लोग सिर्फ नफरती लोग हैं, इनका काम नफरत फैलाना है। आज एक मैं देख रहा था, एक ग्रुप में एक मैसेज चल रहा था कि जो है अब इनका क्या, न गोली से न तलवार से इनका बहिष्कार करो आर्थिकी से। मतलब क्या मैसेज चल रहे हैं, क्या मैसेज बना रहे हैं आप लोग? ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बना रहा है, इतने लंबे लंबे चिट्ठे मैसेजों के। ये भाजपा का आईटी सेल भेज रहा है और कुछ जो कम बुद्धि के लोग हैं उस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसे बढ़ाओ आगे कि इनका आर्थिक। अरे किसका आर्थिक बहिष्कार करना चाह रहे हो आप? किसका आर्थिक बहिष्कार करना चाह रहे हो? आपको पता है अगर आप आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी? आप आर्थिक बहिष्कार क्यों करना चाहते हैं उनका? आपको समझना चाहिए देश नफरत से नहीं चलता, देश मोहब्बत चलता है। और जहां जहां आप नफरत बढ़ा रहे हैं वहां से आप बाहर हो रहे हैं। आप नफरत बढ़ाने का काम मत करें। और आपको निश्चित बाहर होना चाहिए क्योंकि देश के अंदर नफरत बढ़ रही है। और आपदा के लिए तो मैंने बताया आपको, मेरे अगर मैं जाऊं अभी कहीं रोड खराब हो गई और मैं जाऊं, आपको क्या लग रहा है मैं रोड सही कर सकता हूं? मेरे पे ताकत है मैं रोड सही कर पाऊं। लेकिन मुख्यमंत्री सही आपदा प्रबंधन करेगा। मुख्यमंत्री के जाने से अधिकारियों पर तो ऐसा है, अगर मेरे निर्देश से काम चलता है तो मैं डीएम को फोन लगा देता हूँ। काम ना करे तो फिर आप एक्शन लेना डीएम के ऊपर। फोन लगाने से नहीं होगा। फोन लगाना मुख्यमंत्री का उनके बीच जाना तो फर्क। अरे मुख्यमंत्री कौन जाएगा? आप क्या सोचते हैं मैं जाऊँ मुख्यमंत्री की जगह पे? नहीं, आप नहीं, मुख्यमंत्री। तो कौन जाएगा? मुख्यमंत्री तो जाएंगे। मुख्यमंत्री डीएम को आदेश करेंगे या मेरे आदेश करने से होता तो मैं आदेश कर देता हूँ। आप लेकिन आप कार्रवाई कर देना।
डीएम ना माने, ठीक है राजीव जी, डीएम आपकी ही सुनेगा क्योंकि सरकार आपकी है, काम आपको करना पड़ेगा। विपक्ष पे आरोप मत लगाओ, तुम क्या कर रहे हो? शांति प्रसाद का काम है। शांति प्रसाद भट्ट जी से एक कमेंट ले रहा हूँ, राजीव जी उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट। देखिए रवि जी, डिबेट का सार चाहे पक्ष हो विपक्ष हो एक ही है कि मानव की रक्षा हो, जो उसका आर्थिक नुकसान है उसको तुरंत उसका लाभ मिले ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। सवाल खड़ा हुआ कि जी मुख्यमंत्री जी ने 5,000 के चेक बांटे। देखिए हम ग्राउंड में घूमते हैं, हमें मालूम है परिस्थितियां कहाँ खराब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर केदारनाथ में किसी की बकरी बह गई हो गई तो सरकार के तो माना कि पहले फोटो लाओ, तो क्या आदमी फोटो लाने के लिए कूदे क्या? आपदा के लिए कूद जाए क्या उसमें पानी में कि बकरी पकड़ के लानी है मुझे? दूसरी बात, फसल जब किसी का खेत कटता है तो बताएं ना क्या मानक है? फसल खराब होती है, बताएं ना क्या मानक है? 10 रुपए लेने के लिए 20,000 रुपए खर्च कर देता आदमी ब्लॉक में चक्कर काट काट के साल भर में, इसलिए लोग अब आते ही नहीं ब्लॉक में मुआवजा लेने के लिए। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही पत्रकार ने एक बोला कि उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं हर वर्ष। देखिए उन्होंने कहा कि अब तो कावड़ भी एक प्रकार से मुसीबत हो गई। अब आप सोचिए 8 से 10 करोड़ की जनसंख्या उत्तराखंड में हर वर्ष अतिरिक्त आती है। हमारे यहाँ राज्य की अपनी जनसंख्या 1 करोड़ 35 लाख के लगभग है। सोचिए हम 1 करोड़ 35 लाख लोगों को सही तरीके से व्यवस्थाएं देने में नाकाम है, मगर देश का 10 करोड़ आदमी अगर यहाँ पर 12 महीने में आ रहा है तो क्या आप इतनी भीड़ को संभालने की स्थिति में हैं? जो 1962 में सड़क थी वही आज भी है, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। अब आप देख लीजिए पहाड़ों में गाड़ियां पलट रही हैं, सड़कें टूट रही हैं। अनियंत्रित विकास के नाम पर आपने पहाड़ चौड़े तो कर दिए, जरा सी बारिश में सब नीचे आ रहा। तो क्या हम विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल ना खड़े करें? देहरादून रुड़की से शुरू होता है जाम और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक जाम ही जाम रहता है। जब इस राज्य की कैपेसिटी 10,000 गाड़ियों को झेलने की नहीं है, ये लाखों गाड़ियां उत्तराखंड के अंदर क्यों भेजी जा रही है? हम चीख चीख के कह गए कि आपको यह करना चाहिए कि गुरुकुल नारसन में जो भी प्राइवेट गाड़ियां उन्हें रोकिए और लोकल टैक्सी का इस्तेमाल कीजिए ताकि अन्य गाड़ियां सड़कों पे जाम ना लगाएं। मगर मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली के दबाव में एक सवाल भी हमारा ना मानने को तैयार है। राज्य की स्थिति इतनी चरमरा गई है कि अब आप देख लीजिए यमकेश्वर नीलकंठ में 4 दिन के अंदर लगभग 1 करोड़ से ऊपर नीलकंठ के अंदर यात्री चला गया कावड़ लेके। अब उनके जरा सा भी भीड़ में गंगा जल में जरा सा छलका नहीं, निकाल डंडा और बजा एक दूसरे पे। ये गाजियाबाद दिल्ली से मारपीट शुरू हो रही है और पहाड़ी गांव में पिट रहा है। अब ऐसे में अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई डबल रास्ता बना दीजिए, सड़कों में शौचालय बना दीजिए, अब बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूं? नहीं, अब ऐसे में आज के टॉपिक पर ऐसे में वही बात कह रहा हूं, ऐसे में अब ये 10 करोड़ साल के जो आदमी आ रहे हैं लाखों गाड़ी लेके, अब अव्यवस्थाएं उत्तराखंड में बन रही है। देहरादून की कैपेसिटी 500 गाड़ियों को चलाने की नहीं है एक दिन में, मगर यहीं देहरादून में 10-10 हजार गाड़ियां एक दिन में चल रही हैं। तो सब ये जो आपदा हो रही है ये कृत्रिम आपदा है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सरकार के पास भारी भरकम विभाग है, मंत्रालय है, बजट है, मगर ना तो सही नीति नियंताओं की कमी के कारण ये ना तो बजट का सही इस्तेमाल हो पा रहा है, ना समय से पहले कोई सुविधा हो पा रही है। उसका परिणाम है कि 24 साल में हर डिबेट के अंदर यात्रा आए तो परेशान, तीर्थ यात्री आए तो परेशान, आपदा आए तो परेशान। तो ये सरकार केवल 40% कमीशन खाने के लिए बनी है। इस पर अगर हम सवाल खड़े करते हैं तो ये लगते हैं इधर उधर की बातें करने, ये नहीं होना चाहिए। मैं जवाब सुन, राजीव जी जवाब भी दे दीजिएगा फाइनल कमेंट के साथ अपना।